अच्छा जी। अम, आप लोगों को लिस्ट्स के स्टार्ट में मैंने बताया था कि लिस्ट्स और डिक्शनरीज जो हैं वो आम तौर पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में इसलिए नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है एक। अगर वही काम आप सी में करना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से लोग जब सी में पढ़ाते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग तो वो चीज़ें नहीं करवाई जाती। तो आप लोगों ने ये देख लिया कि इनके इस्तेमाल को तो खैर और बात है, लेकिन जो उनका सिंटेक्स है, सिंटेक्स की हद तक लिस्ट्स में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं, दैट्स इट। उसके आगे फिर उसके इस्तेमाल के अंदर मुश्किलात हैं या नहीं हैं, एम्बिग्विटीज़ हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन खुद कॉन्सेप्ट जो है इन इटसेल्फ बड़ा सिंपल सा है कि एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है, एक साथ आपने उनको रख दिया तो वो एक लिस्ट बन गई आपके पास। ठीक है जी, ऑर्डर में आ गई तो लिस्ट बन गई। सॉरी। अच्छा जी, तो इसी तरीके से हमारे पास आज जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो कॉन्सेप्ट भी खुद बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम एक लिस्ट कंपाइल कर रहे हैं कि वो टेक्निक्स, वो स्किल्स जो कि किसी भी प्रोग्रामर को पता होनी चाहिए, बिगिनिंग एवरेज प्रोग्रामर को पता होनी चाहिए, तो उन सब में ये वाला टॉपिक भी शामिल है जो आज हम देख रहे हैं। ठीक है जी, तो टॉपिक अगेन खुद कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आमतौर पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि सी का ये तरीका नहीं है। ठीक है, सी लैंग्वेज जो है उसके अंदर यही काम करने के लिए और तरीक़ाकार होता है। ठीक है, उसके लिए कुछ और अप्रोचेज इस्तेमाल की जाती हैं जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनको हम कहते हैं, जिनके अंदर आम तौर पे लोग डेवलपमेंट करते हैं, उनके अंदर तरीक़ाकार फ़र्क है और सी का तरीक़ाकार फ़र्क है। इस वजह से जब आप सी पढ़ा रहे होते हैं तो ये वाला टॉपिक जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता। अगेन पहले भी आप लोगों को इस वजह से बताया था कि आप लोग किसी के साथ डिस्कस करें और वो अगर आपको ये कहें कि भाई इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में तो ये टॉपिक नहीं पढ़ती है, तो हमने जाके कहीं छठे सेमेस्टर में पढ़ा था, वो इस वजह से क्योंकि छठे सेमेस्टर में जावा आ गई थी और जावा इस तरीके से काम करती है। तो कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से, या इसको बैरियर भी नहीं कहेंगे, सी का तरीका ये नहीं है, सी और तरीके से काम करती है। ठीक है, जबकि अक्सर आपका पाला इस कॉन्सेप्ट से पड़ता है जब आप कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो चूंकि पाइथन का भी वही तरीकाकार है जो कि अक्सर और अदर लैंग्वेज और लैंग्वेजेस का है, जावा का भी यही तरीका है, पीएचपी में ये तरीका है, रूबी में ये तरीका है, बहुत सारी जगहों पे ये तरीका मौजूद है इसी तरीके से जैसे हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में पढ़ रहे हैं। नंबर एक, ये मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, इट्स वेरी यूजफुल एंड इट्स यूज्ड अ लॉट। ठीक है, तो इन तीनों फायदों की वजह से कोई कोई कॉन्सेप्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं लेकिन एडवांस होते हैं, ज़रा मुश्किल होते हैं समझने, तो वो भी हम छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है और मुश्किल भी नहीं है। ठीक है जी, समझ आ रही बात की? तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो जैसा नाम से जाहिर है, एक्सेप्शन नाम से जाहिर नहीं है, नाम जैसा आपको नजर आ रहा है एक्सेप्शन हैंडलिंग। लेकिन ये होती क्या है, उससे पहले ज़रा कुछ हम बुनियादी बातों की तरफ ज़रा वापस जाते हैं। ये आपको याद होगा, अभी मैंने नोटबुक नहीं खोली है, इसको अगर मैं रन करूंगा तो ये क्या करेगा, नेम एरर देगा। ठीक है जी, तो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये नेम एरर आएगा। ठीक है, लेकिन स्टिल इट्स एन एरर। सही है, अग्रीड। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें पता था कि भाई अगर ये हरकत हमने की तो नेम एरर आएगा, लेकिन है तो एरर ना, तो अच्छी बात तो नहीं है कि नेम एरर आया, आना नहीं चाहिए था। हमने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से नेम एरर आया है लेकिन आना नहीं चाहिए था। ठीक है जी, मतलब कि हमने कुछ गलत किया है, कंप्यूटर को जो करना चाहिए था उसने वही किया, वेरी एक्सपेक्टेड, लेकिन हमसे कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से ये नेम एरर आया है। और ये एरर अगर यूजर को नजर आ जाएगा तो वो बेचारा खफा होगा, फिर उसको क्या समझ आ रही है क्या हो रहा है। ठीक है, वो तो ये कहेगा जी सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। समझ आ रही बात की? अच्छा, एक और एग्जांपल देखें। आप लोगों ने फाइल ओपन की थी। ठीक है, तो फाइल ओपन करने का बेसिक तरीका हमने क्या देखा था कि एफ इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम और आगे हम उसको मोड देते थे। ठीक है जी, तो इस तरीके से अगर हम फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं और लेट्स से कि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि ये नहीं करती, ठीक है, मैंने वैसे यहाँ पे कोई डमी नाम लिख दिया है। ठीक है, जब हम ये करेंगे, आप लोगों ने रन किया होगा, कौन सा एरर देता है जब फाइल एग्जिस्ट नहीं करती? आप लोगों से फाइल लिखने में कुछ गलती हो जाती थी या डायरेक्टरी गलत होती थी, बहरहाल फाइल उसको नहीं मिलती थी, तो कौन सा एरर देता था? नहीं, एट्रीब्यूट एरर किसी और जगह पे आता था। डिपेंड करता है कौन से पाइथन वर्जन के ऊपर है, लेकिन ये आपको देता है आईओ एरर। ठीक है, इनपुट आउटपुट एरर, और आगे तफसील से आपको बता रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी 404.txt। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो ये फाइल का नाम मैंने लिखा है, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि आपने यूजर को कहा कि भाई आप मुझे फाइल का नाम बताएं जो मैं ओपन करूं। ठीक है, तो अब इसमें आपका कोई कसूर नहीं है ना, आप यूजर के दिमाग के अंदर घुस के उसको कह सकते हैं कि पहले फाइलें देखो और फाइल हो तो फिर वो टाइप करो। हो सकता है उसी टाइपिंग में कोई गलती हो जाए। ठीक है,
उससे पता ही नहीं है, याद ही नहीं रहा कि ये फाइल मैंने इस नाम से नहीं क्रिएट की थी। आप लोग भी आमतौर पे करते हैं ना, समझ रहे होते हैं ये फाइल मैंने इस नाम से सेव की थी, देखते हैं वो किसी और नाम से सेव्ड होती है। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको यहाँ पे फाइल नेम देते हैं जो फाइल नेम एग्जिस्ट नहीं करती, वो जरूरी नहीं है कि आपके लिखने की वजह से गलती हो। पीछे तो वी हमारा कसूर था ना, हमने गलत लिखा था वी, वो तो यूजर वी नहीं लिख सकता, कोड में आगे यूजर वेरिएबल तो नहीं लिख सकता ना, वो तो हमने लिखा है। लेकिन यहाँ पे ये चूंकि स्ट्रिंग है, तो ये आप इनपुट लेके यूजर से यहाँ पे अगर इस्तेमाल करेंगे, तो यूजर से अगर गलती हो गई तो गलती आपके सर पे। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड आएगी, क्यों? क्योंकि यूजर से टाइपिंग में गलती होगी। अब आप यूजर को रोक नहीं सकते कि गलत टाइप मत करो। ठीक है, आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, वो तरीका भी अभी हम देखना चाह रहे हैं। लेकिन जब वो टाइप कर रहा है तो उस वक्त आप उसको नहीं कह सकते कि के की जगह पे जे मत लिखो, वो बेचारा यूजर है, उससे गलती हो गई है, ये हैंडल करना अब आपका काम है। ठीक है, जो गलती आ जाती है उसको अब अकोमोडेट करना कि आपका सॉफ्टवेयर ऐसा ना हो कि यूजर से जरा सी गलती होगी, कहीं क्लिक हो गया डज सिस्टम क्रैश, ऐसा ना हो। आप चाहते ही हैं कि ग्रेसफुली उन मसलों को हैंडल करें जो कि यूजर से गलतियां होती हैं, ठीक है, या आपसे गलतियां होती हैं, या एनवायरनमेंट में कोई गलतियां होती हैं। इन सारी गलतियों को हैंडल करने को कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है जी, एक और इसकी मिसाल देख लें कि ये मिसालें समझ आ रही हैं, इनके साथ अभी हम कुछ कर नहीं रहे, ये पास्ट की एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे पास आती रही हैं। ठीक है जी, थोड़ी देर में करते हैं इनके साथ कुछ। आपने एक फंक्शन देखा हुआ है इंट का, ये क्या करता है, आपसे कोई स्ट्रिंग लेता है और उसको कन्वर्ट करता है इंटीजर में। ठीक है, तो अगर मैं इसको कहूं कि प्रिंट इन 23, तो ये क्या प्रिंट कर देता है, 23 नंबर। ठीक है, प्रिंट से हमें फर्क नहीं पता चलेगा, तो हम यूं करते हैं, तो अब हमें नजर आ रहा है कि स्ट्रिंग नहीं आउटपुट कर रहा है, क्या आउटपुट कर रहा है, इंटीजर। ठीक है, अगर हम इसको कहते हैं कि एबीसी आउटपुट करो, तो अब ये क्या करेगा, एबीसी तो इंटीजर में जा नहीं सकता। मसला अब ये है कि अगेन ये चीज है, इस तरीके से देखें कि आपने सीएसवी फाइल में जो लास्ट टाइम हमने हैंडल किया था कि चीजों को हम इंटीजर्स में कन्वर्ट कर रहे थे, दरमियान में जिस बंदे ने सीएसवी क्रिएट की थी उसने मिसाल के तौर पे कहीं पे लिखा हुआ था कि वैल्यू नॉट अवेलेबल, या एनए उसने लिखा हुआ था। ठीक है, अब आप सीएसवी बनाने वाले को नहीं कह सकते कि आप एनए मत लिखें, क्योंकि सीएसवी के अंदर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, वो उस टेक्स्ट फाइल में जो लिखता है लिखता रहे। समझ आ रही बात की? तो वहां से एक वैल्यू आपको आई और वो वैल्यू ऐसी थी जो कि आप उसको कन्वर्ट कर रहे थे फ्लोट में, लेकिन वो फ्लोट का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, वहां पे लिखा हुआ एनए, एनए का मतलब फ्लोट में कुछ बनता ही नहीं है। हम उससे क्या मतलब निकालेंगे वो फिर हमारे ऊपर है कि अगर ये असाइनमेंट थी और एनए है, इसका मतलब है कि उस बंदे ने असाइनमेंट सबमिट नहीं की, तो हम उसको देंगे 0। लेकिन ये बात फ्लोट के फंक्शन को नहीं पता कि आप नॉट अवेलेबल को बनवाना चाहते हैं 0, ये आपको पता होगा। समझ रही बात की? तो अगर हम ये काम करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, वैल्यू एरर देगा। कहता है इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 एबीसी, के बेसिस पढ़ी है ना आपने, बेस 10 बेस 2। ठीक है, तो बेस 10 में एबीसी का मतलब नहीं है कोई, हेक्स में है, लेकिन ये इंट जो बाय डिफॉल्ट लेता है आपसे क्या लेता है, बेस 10 लेता है। ठीक है, डेसिमल लेता है, तो डेसिमल में एबीसी का कोई मतलब नहीं है। ये आपको ये एरर मैसेज दे रहा है कि भाई मैं इंटीजर कह रहा है कि मैं इस एबीसी को किसी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अब ये भी एक मसला है, ये मसला भी जरूरी नहीं कि आपकी वजह से आया है, ये आगे से किसी बंदे ने जो फाइल क्रिएट की थी या आपने यूजर से इनपुट लिया था, वो कन्वर्ट करने में जो है ये काम हो गया। आपने कैलकुलेटर बनाया हुआ है, कैलकुलेटर के अंदर यूजर जो है 2 + 4 लिखने की जगह पे लिख देता है 2 + एबीसी। ठीक है, तो आप उसको एबीसी लिखने से भी किसी किसी वक्त रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं रोक सकते। ठीक है, तो अगर उसने एबीसी लिख दिया तो अब आप क्या करेंगे? समझ आ रही बात की? मसले समझ आ रहे नहीं? ये मसले, इन मसलों को अब हैंडल करने के लिए हम एक जनरल अप्रोच देखेंगे कि इन सारे मसलों को हल किस तरीके से किया जाता है इन जनरल। ठीक है जी, फिर कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी देखेंगे। इसके अलावा आपके पास एग्जांपल्स हैं, आपने फाइल के शुरू में आपको बताया था कि डेटाबेस कनेक्टिविटी जब आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्शन ओपन करते हैं, कोई काम करते हैं और फिर डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से आपने डेटाबेस का कनेक्शन ओपन किया और आपने उसको यूजर नेम पासवर्ड दिया अपना, जैसे आप लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड होता है, वैसे डेटाबेस के साथ बात करने से पहले यूजर नेम पासवर्ड आप उसको देते हैं। आपसे लेट से यूजर नेम पासवर्ड गलत हो गया, तो डेटाबेस का कनेक्शन ही एस्टैब्लिश नहीं होगा, वो आपको एक एरर कर देगा, एरर थ्रो करेगा कि जी ये एरर है, आपका यूजर नेम पासवर्ड गलत है। अब उस बात को आपने हैंडल करना है कि भाई अगर मुझसे गलती हो गई, या ये कहें कि आपका एक मशीन के ऊपर सॉफ्टवेयर है, दूसरे मशीन के ऊपर डेटाबेस है, और आप कनेक्शन करना चाहते थे, वहां पे तार निकली हुई थी, तो कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो सका। ठीक है, इंटरनेट से आप कोई सॉफ्टवेयर के अंदर से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे थे और दरमियान में जो है इंटरनेट डाउन हो गया। ठीक है, तो फाइल डाउनलोड होना बंद हो गई, वो एक एरर है। ठीक है, इस किस्म के बहुत सारे आपके पास एरर्स आते हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट किए जाते हैं और फिर आपके सॉफ्टवेयर का काम होता है कि उसको हैंडल करें। समझ आ रही बात की? ठीक है जी, तो ये एरर्स जब भी आते हैं तो उनको हैंडल करने की एक जनरल अप्रोच हमारे पास मौजूद है। ठीक है, वो अप्रोच हम आज देखना चाहते हैं। ठीक है जी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वेरिएबल के नाम गलत गलत दें और फिर उस अप्रोच को इस्तेमाल करके कहें कि सब कुछ सही हो जाएगा। किसी हद तक हम उन एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यूजर ने फाइल का नाम गलत दिया है तो हम यूजर को ये कह सकते हैं कि भाई ये फाइल का नाम गलत है, आप मेहरबानी करके फाइल का नाम सही दें।
लेकिन उसके दिमाग से हम निकाल नहीं सकते कि फाइल का सही नाम क्या है। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेसफुली डिग्रेड करना किसी मसले को, कि एक मसला अगर पूरे तरीके से सही हल नहीं हो सकता तो ऐसा ना हो कि हमारा पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए। ग्रेसफुली वो थोड़ा बाइज्जत तरीके से डिग्रेड हो जाए, थोड़ा कम काम कर ले। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन कहते हैं बाइज्जत तरीके से थोड़ा कम काम हम कर लें। ठीक है, हम करना ये चाहते थे, इसमें तो कोई आगे मुसीबत। अब एक तरीका तो ये है कि बस मैं नहीं करता, बस भाड़ में गया सब कुछ। ठीक है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर के लिए कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ये आईटीसी में अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो अप्रोच अच्छी नहीं है। आप चाहते ये हैं कि चलो मैं ये नहीं अचीव कर सकता तो कम से कम इतना अचीव कर लूँ। ठीक है, ये नहीं हो सकता तो थोड़ा कम हो लो। हर स्टेप के ऊपर आप देखते जाते हैं कि अगर ये नहीं हो सकता तो थोड़ा सा मैं कम काम कर लूँ, कुछ तो गुजारा हो जाए। वो भी नहीं हो सकता तो थोड़ा कम हो जाऊं, कुछ गुजारा हो जाए। नहीं 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 तो आप बिल्कुल आखिर तक आगे, और अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता तो फिर आखिर में आप सिस्टम को क्रैश करते हैं, एप्लीकेशन क्रैश होती है कि भाई कोई रास्ता सिरे से बचा ही नहीं। अब समझ आ रही है? तो ग्रेसफुली डिग्रेड आप करना चाहते हैं, इसको कहते हैं ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। ग्रेसफुली डिग्रेड करना अपने आउटपुट को। ठीक है, डिग्रेड करना, कम करना। ठीक, उसकी जरा कम बेहतर बनाना, उसको क्या कहते हैं, कम बेहतर को क्या कहते हैं, anyway, समझ आ गई आपको बात? अच्छा, अब यहाँ पे एक एरर देखते हैं। आपने एक फंक्शन बनाया डिव का। ठीक है, ये आपसे एक न्यूमरेटर लेता है और एक डिनोमिनेटर लेता है। ठीक है, करता सिंपली क्या है कि ये नंबर लेता है न्यूमरेटर और इसको डिवाइड करता है डिनोमिनेटर पे, लेकिन पहले फ्लोट लगा लेता है। जो हमें हर वक्त मसला आ रहा था ना कि डिवाइड करते हैं हम, तो ये मुसीबत हमारे लिए बनती थी। हमने एक फंक्शन बना लिया डिव का जो कि डिनोमिनेटर को ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट पहले से ही कर देता है। तो हमें हर वक्त ये काम करने की जरूरत नहीं होती कि भाई अगर इंट है तो इसको फ्लोट बनाओ और फ्लोट नहीं है तो पता नहीं क्या करो। ठीक है, वो काम हमें करने की जरूरत नहीं है, बस एक फंक्शन हमने सिंपली बनाया। ये फंक्शन की समझ आ रही है कि कर क्या रहा है? दो नंबर्स लेता है, एक को ऊपर एक को नीचे, और इस वाले को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारे पास जवाब फ्लोट में ही आए। ठीक है जी, इंट में जवाब हमारे पास ना आए। सही है, लेकिन अगर ये नहीं भी करता तो बस हमने एक फंक्शन लिखा है जो कि सिंपली डिवीजन परफॉर्म करता है। सही है, अब जब हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं, ये फंक्शन डिफाइन हो गया। अगर मैं कहता हूं div 4/3 तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 1.33। सही है, वो मसला तो नहीं है ना, अभी तक तो सीधा फंक्शन नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर आप इसको कहते हैं div 4,0, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? 4 को 0 पे डिवाइड करने की कोशिश करेगा। तो मसला आ गया अब। ठीक है, एरर क्या आ गया? जीरो डिवीजन एरर, जो कि हम पहले देख चुके हैं कि फ्लोट डिवीजन बाय 0। आप डिवाइड करना चाह रहे हैं 0 पे एक नंबर को। सही है, अब ये मसला है, हमने अपने लिए एक फंक्शन बनाया था, लेकिन उस फंक्शन के अंदर इशू क्या आ गया कि हमारा वो फंक्शन जो है वो एक खास केस में काम नहीं करता। अब ये एरर हमें थ्रो कर रहा है। ठीक है, हम ये एरर देख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसी तरीके का एरर हमारे पास फाइल में भी आया है, हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी ऐसा ही एरर आता है, हमारे पास डेटाबेस कनेक्टिविटी में भी इसी किस्म का एरर आएगा। शुरू से हम देख रहे हैं ना कि एक एरर होता है, आगे उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, दरमियान में स्टैक ट्रेस होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको देखना चाह रहे हैं कि ये किस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे, कि इस मसले को अब हल किस तरीके से करें। ठीक है, समझ आ रही है? तो हम क्या करते हैं कि ये जो सिचुएशन हमारे पास बनी है, ये ऑल्दो कि बुरी है, लेकिन हमें पहले से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि अगर आप डिवीजन का फंक्शन बना रहे हैं तो उसमें 0 के साथ कुछ मसले आ सकते हैं। ठीक है, हमने चूंकि उनको हैंडल नहीं किया, तो अब जो बंदा उसको इस्तेमाल कर रहा है डिव के फंक्शन को, उसको पता होना चाहिए कि जब आप डिवीजन करते हैं तो डिवीजन में डिवाइड बाय 0 वाला मसला आ सकता है। ठीक है, तो वो किस तरीके से इसको हैंडल करेगा, ये हमारा नया सिंटेक्स है जो कि अभी हम देख रहे हैं। इस चीज को हटा दें थोड़ी देर के लिए, मैं कमेंट आउट कर रहा हूं जो चीजें नहीं है। प्रिंट div by 4is, div 4,2। ये क्लियर है सबको? हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग आउटपुट कर रहे हैं और फिर div 4,2 का आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरी लाइन में हम क्या कर रहे हैं, div by 0 is और फिर div 4,0 कर रहे हैं। सही है, इससे पहले हम लगाते हैं एक नई कंपाउंड स्टेटमेंट। अब हम बनाएंगे, और वो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, इसको कहते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है ट्राई एक्सेप्ट, लेकिन ट्राई कैच इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादा मशहूर जो कराई है जावा ने कराई है, और वहां पे ट्राई और एक्सेप्ट की जगह पे कैच होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो आपके पास हेडर है, कोलन, एक बॉडी, फिर दूसरा हेडर, सेपरेटर, और फिर बॉडी, और फिर इसके और कुछ सेपरेटर्स भी होते हैं, लेकिन हम फिलहाल इन दो को देख रहे हैं। ठीक है जी, समझ आ रही बात की? तो ट्राई में आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि ये जितना ब्लॉक है इस सारे को कोशिश करो कि इसको रन करें हम। ठीक है, ट्राई का क्या मतलब है, कोशिश करो कि ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए। अगर तो ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो गया, वीर फाइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पे हम आ जाएंगे, प्रिंट डन। ठीक है जी, देखें div 4/2 is 2.0, और यहां से इसने छलांग लगाई डायरेक्ट बाहर। क्यों? क्योंकि ये बॉडी इसकी पूरी जो है सक्सेसफुली रन हो गई है, तो आवर ट्राई वाज सक्सेसफुल, वी स्किप दी सेकंड ब्लॉक एंड वी गो डाउन।
जैसे इफ एल्स में होता था ना कि इफ की कंडीशन ट्रू तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, इफ एल्स वाला पोर्शन छोड़ के नीचे आ जाते हैं। इसी तरीके से ट्राई के सेमेंटिक्स ये हैं कि ट्राई अपना ब्लॉक एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, अगर सारा ट्राई का ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, उसके अंदर कोई एरर ना आए, तो वो क्या करता है, इस एक्सेप्ट के ब्लॉक को छोड़ के कहां करता है, नीचे आ जाता है। क्योंकि एक्सेप्ट किस केस के लिए है, जब इस पूरे ब्लॉक में कहीं पे एरर आ जाए। समझ आ रही बात कीजिए, क्लियर है? अभी वो एरर लेके आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब अगर हम ये काम करते हैं, इसको कमेंट इन कर देते हैं, वापस अनकमेंट कर देते हैं, अनकमेंट कर देते हैं, हाँ ठीक है। अब जब हम ये काम करेंगे तो ये वाली लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन जब ये लाइन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास आएगा एक जीरो डिवीजन एरर। और हमने यहां पे एक्सेप्ट के आगे लिखा है कि आप जीरो डिवीजन एरर के अलावा में वो सारा काम करो। देखें, इसको इस तरह पढ़ते हैं कि ट्राई टू डू दिस होल थिंग, जो पहला ब्लॉक है, एक्सेप्ट व्हेन जीरो डिवीजन अकर्स। तो व्हेन जीरो डिवीजन अकर्स तो फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। समझ आ रही बात की? देखें यहां पे हम आए, ये वाला ब्लॉक पूरा सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गया। हम यहां पे आए, इसके अंदर div 4/0 is कॉमा, यहां तक बात सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन जैसे ही हमने div 4,0 को कॉल किया तो ये क्या एरर थ्रो करता है, जीरो डिवीजन एरर। जैसे ही ये जीरो डिवीजन एरर होगा तो वो इसके साथ मैच हो जाएगा और हम यहां पे आ जाएंगे इसके ब्लॉक के अंदर। ठीक है जी, किसी और एरर की बात नहीं हो रही। ठीक है, अगर कोई नेम एरर वगैरह आ गया तो वो यहां पे हम हैंडल नहीं कर रहे, हम किसको कर रहे हैं, सिर्फ जीरो डिवीजन एरर के लिए हमारे पास ये हैंडल हो रही जगह। ठीक है जी, तो हम क्या कहेंगे, यहां पे हम कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पे कह रहे हैं, सिर्फ आउटपुट कर रहे हैं कि डू नॉट आस्क मी टू डिवाइड बाय जीरो। ठीक है, ये यूजर को आपने मैसेज दे दिया कि भाई मैं जीरो से डिवाइड नहीं कर सकता। सही है, तो अब जब आप इसको रन करेंगे तो देखें ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक, ये चीज एग्जीक्यूट हो गई, ठीक। लेकिन जब जीरो डिवीजन एरर आया तो बजाय इसके कि वो अजीब सा एरर हम यूजर को दिखाते, हमने एक यूजर के लिए मीनिंगफुल चीज दिखा दी कि डू नॉट आस्क मी टू डिवाइड बाय जीरो प्लीज। जब ये हो गया तो उसके बाद हम वापस प्रिंट डन पे आ गए। ठीक है जी, अच्छा अब यहां पे देखें, जब हम ये काम करते हैं तो अब क्या होगा, हम पहली लाइन में आएंगे, लाइन क्या होगी, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। दूसरी पे आएंगे, यहां पे जीरो डिवीजन एरर, तो जैसे ही जीरो डिवीजन एरर आएगा तो हम क्या करेंगे, वहां से छलांग लगा के आ जाएगी कंट्रोल यहां पे। तो ये तीसरी लाइन जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी अब। ठीक है, कंट्रोल इस तरीके से चलता है कि ट्राई के ब्लॉक में आप चल रहे हैं, जहां पे भी एरर आया तो ट्राई का ब्लॉक तो खत्म। ठीक है, ट्राई का ब्लॉक खत्म और आप आ जाएंगे एक्सेप्ट के ऊपर। एक्सेप्ट अपना जो भी उसने करना है वो करेगा और उसके बाद फिर आप वापस बाहर, जो चीज पीछे रह गई वो रह गई। ठीक है, वापस जाना ट्राई कैच में नहीं है। समझ आ रही बात कीजिए। अच्छा अब देखें, पहले इसको कमेंट आउट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो क्या हो गया, ये डॉट वहां पे लगा गया। ठीक है, तो देखें ये इसने एग्जीक्यूट किया, ये चीज एग्जीक्यूट की और फिर डन भी एग्जीक्यूट किया। ये उस केस में जब एरर नहीं आया, जब एरर आएगा तो फिर क्या होगा, ये काम हुआ, ये चीज एग्जीक्यूट हुई, यहां पे एरर आया, ये चीज आउटपुट हो गई, लेकिन एवरीथिंग डिवाइडेड सक्सेसफुली वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि उससे पहले एरर आ गया था। एंड वी जंप आउट टू दी एक्सेप्ट स्टेटमेंट, या एक्सेप्ट की बॉडी पे आ जाएंगे हम। क्लियर है जी, समझ आ रही बात की? तो ये आपके पास जनरल तरीका है। आपके पास जो ऐसी चीज है जिसके अंदर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई एरर आ सकता है, ठीक है, इस एरर का प्रॉपर नाम है एक्सेप्शन। ठीक है, एक आपके पास नॉर्मल केस है, सब कुछ सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि भाई ये होना नहीं चाहिए था लेकिन हो सकता है। जैसे इंटरनेट, आमतौर पे आपके पास, हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा हिसाब है, लेकिन आमतौर पे इंटरनेट आपके पास कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, कभी कभी खराब होगा। ठीक है, हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है, लेकिन बार इन जनरल आप जब सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो आप ये अज्यूम करते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन आपके पास एस्टैब्लिश होगा, जब आप कोई फाइल रिक्वेस्ट करेंगे तो फाइल आपके पास आ जाएगी। लेकिन कभी कभार इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मसाइल होते हैं जो कि फिलहाल हम डिस्कस नहीं करें, वो आप नेटवर्क्स में डिस्कस करेंगे तफसील से, लेकिन बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। उसकी वजह से हो सकता है वो फाइल दरमियान में आने में इंटरप्ट हो गई, आधी आई आधी नहीं आई, सिर से आई नहीं, आ गई लेकिन गलत है, बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है जी, तो इस किस्म के जो केसेस होते हैं, जो कि रूटीन के केसेस नहीं होते लेकिन रूटीन से हट के होते हैं, तो इस चीज को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्शनल केस। और यहां पे क्या चीज है, एक्सेप्शनल केस, चूंकि हमें बता रही है ये वाला एरर, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इस काम को एक्सेप्शन के आने और उसको हैंडल करने को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। हमने उसको हैंडल किया ना, जब वो आ गई तो हमने उसके हिसाब से कोई काम किया। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये कॉन्सेप्ट है। और इसका सिंटेक्स, जो बुनियादी सिंटेक्स है, दैट इज ट्राई टू डू दिस स्टफ एक्सेप्ट व्हेन दिस थिंग अकर्स। तो फिर ये वाला हैंडलिंग वाला पोर्शन है। ठीक है जी,
अगेन कुछ लैंग्वेजेस में जिस तरह जावा का आपको बताया कि जावा ट्राई को ट्राई कहता है और एक्सेप्ट जो यहाँ पे हमने लिखा है उसको जावा कहता है कैच, लेकिन सिर्फ नाम का फर्क है, ठीक है। तो ट्राई कैच वो इसको कहता है। तो इस वजह से इन दोनों को मिला के कहते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। आमतौर पे आपको ये नाम सुनने को मिलेगा कि ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच ब्लॉक। जो आप कोड करना चाहते हैं इसके अंदर जिस तरह कंपाउंड स्टेटमेंट होती है, इसके अंदर आप कोई इफ भी लगा सकते हैं, इसके अंदर आप कोई लूप भी लगा सकते हैं, इसके अंदर आप कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन जनरली आप चाहते ये हैं कि जो चीज आपको पता है कि इसके अंदर एक्सेप्शन आने के चांसेस है कम से कम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखें। क्यों? क्योंकि जब वो एरर आ गया तो बाकी सारे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, चाहे आप वो एग्जीक्यूट कर भी सकते हो। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट करने में हमें कोई रोकने वाला नहीं है। डिवीजन बाय जीरो नहीं हो रही थी तो प्रिंट तो कर लेते, लेकिन प्रिंट उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि ट्राई ब्लॉक के अंदर जहां पे एरर आ गया, एक्सेप्शन रेज हो गई, उसके बाद वाला काम एग्जीक्यूट नहीं होता। तो आप ट्राई ब्लॉक के अंदर बहुत ज्यादा चीजें नहीं डालना चाहते, आप सिर्फ वो चीजें डालते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है। दोनों बिल्कुल अलग अलग अल्फाज हैं, एक जैसे हैं लेकिन बिल्कुल अलग हैं, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सेप्शन आ सकती है, उस चीज को आप ट्राई के ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, और जो एक्सेप्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप एक्सेप्ट के ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई बात की? अच्छा आगे चलूं, थोड़ा सा ज्यादा हमारा नहीं काम, बुनियादी कुछ चीजें हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन हम बना रहे हैं कैलकुलेटर के नाम से, ठीक है जी। आमतौर पे लोग जल्दी बनाया करते हैं, हम अभी बना रहे हैं, लेकिन एज यूजुअल हम लोग बहुत थोड़ा सा बना रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बना रहे, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे पास ये कैलकुलेटर का फंक्शन है जो कि आपसे एक ऑपरेटर लेता है, इसमें आप इसको स्ट्रिंग भेजेंगे। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आप कहेंगे डिव, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप कहेंगे मल, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कहेंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप कहेंगे सब, ठीक है। यहां पे आप स्ट्रिंग भेजेंगे, फिर आप बताएंगे कि कौन सा पहला नंबर है और कौन सा दूसरा नंबर है। अगर मैं 4 डिवाइडेड बाय 2 करना चाह रहा हूं तो मैं इसको कहूंगा कैलकुलेटर div 4 2। समझ आ गई बात की? ये हमारा बेसिक फंक्शन है, सही। अब हम इसके अंदर चेक करते हैं कि अगर ऑप जो है वो div है तो क्या करो, ये जो div का हमारा फंक्शन है उसको कॉल करो। हमने पहले से div का फंक्शन बनाया हुआ है, तो div को कॉल करो, जवाब जो है वो वापस भेज दो, ठीक है। अगर मल भेजा है ऑपरेटर तो मल को कॉल करो, एग्जिस्ट नहीं करता मल, लेकिन बहरहाल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको कॉल ही नहीं करेंगे। तो मल को कॉल करो, जो जवाब है वो वापस भेज दो, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारे पास एक फंक्शन है कैलकुलेटर का जो कि आगे फंक्शन कॉल कर रहा है div को। अब हम बाहर से कॉल करेंगे कैलकुलेटर को और कैलकुलेटर div को कॉल करेगा। क्लियर है यहां तक जी? हम कैलकुलेटर को कॉल करेंगे, कैलकुलेटर div को कॉल करेगा, और div बेचारे को जब कोई परेशानी होगी तो वो हमें नहीं बता सकता, वो कैलकुलेटर को बताएगा और कैलकुलेटर हमें बताएगा, ठीक है जी। अच्छा मैंने कॉल किया प्रिंट div कैलकुलेटर 4,2, ठीक है, ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है। कैलकुलेटर क्यों किया 4,2, div था ऑपरेटर, तो उसने किसको कॉल किया, फंक्शन को, div को भेजा 4 और 2, 4 डिवाइडेड बाय फ्लोट ऑफ 2, उसने क्या वापस रिटर्न किया 2.0, उसने हमें वापस रिटर्न कर दिया कैलकुलेटर ने 2.0, ठीक है जी। अच्छा अब अगर मैं इसी को 0 भिजवाता हूं तो अब ये क्या होगा, एक्सेप्शन कहां पे आएगी, कौन से फंक्शन में, div के फंक्शन में। कैलकुलेटर में तो ऐसी कोई बात नहीं, वो कैलकुलेटर तो कुछ नहीं कर रहा। एक्सेप्शन आई div के फंक्शन में, लेकिन चूंकि div को कॉल भिजवाई थी कैलकुलेटर ने, तो div बताएगा कैलकुलेटर को, और कैलकुलेटर को किसने कॉल की थी, हमने, तो कैलकुलेटर हमें बताएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है जो कि आप पहले देख चुके हैं एक दफा, ठीक है। आपको याद हो हमने सम ऑफ स्क्वायर्स में ये काम किया था कि सम ऑफ स्क्वायर्स ने स्क्वायर्स को कॉल किया था, और स्क्वायर्स में जब एक्सेप्शन आई थी तो उसने सम ऑफ स्क्वायर्स को बताया था, और पीछे तो हमें ये पूरा ट्रेस मिला था यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे गौर से देखें एरर कहां पे आया है, इस div के अंदर, और किस लाइन पे, इस लाइन के अंदर, यहां पे डिवाइड बाय 0 करने की कोशिश की गई है, ठीक है जी। नजर आ रही है लाइन कहां पे डिवाइड बाय 0 करने की कोशिश की गई है। इसको किसने कॉल किया था, इस लाइन ने, रिटर्न div n1 n2, ठीक है। तो एक्सेप्शन आई यहां पे कोई ट्राई कैच ब्लॉक नहीं है, इसका मतलब है कि एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया गया। तो ये देखें, ये दूसरा उसूल है आज का। एक उसूल तो यह हो गया कि ट्राई कैच का हमने, कुछ उसूल नहीं है, वो सिंटेक्स बता दिया आपको, ठीक है। यहां पे अब उसूल ये है कि आपके पास जिस फंक्शन के अंदर एक्सेप्शन आती है, अगर तो वो उसको हैंडल कर ले, मतलब ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर उसको बंद कर ले, तो ठीक है, एक्सेप्शन हैंडल हो गई, वीर डन। अगर ना हुई तो इसको जिसने कॉल भिजवाई है, ये उसको एक्सेप्शन रेज करेगा, ठीक है। तो अब ये ऐसा है जैसे एक्सेप्शन यहां पे आई है, ठीक है। अब यहां पे अगर ट्राई कैच ब्लॉक है तो एक्सेप्शन हैंडल हो गई, वीर फाइन। नहीं तो यहां से इसको जिसने कॉल भिजवाई थी वहां आ जाएगी। अब ये ऐसा है जैसे एक्सेप्शन इस लाइन पे आई है, ठीक है। अगर इसने हैंडल कर लिया तो ठीक, इसने भी हैंडल नहीं किया तो इसको जिसने कॉल भिजवाई थी उसको जाएगी, ठीक है। और अगर होते 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 बिल्कुल जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, पहली बात जहां से शुरू हुई थी, अगर वहां तक किसी ने हैंडल नहीं किया इसको, तो फिर आपका पूरा प्रोग्राम क्रैश। समझिए बात की, क्रैश यहां से आता है।
कि आपके पास पूरा एक चेन है, मैंने आपको कहा, आपने उसको कहा, आपने उसको कहा, उसने उसको कहा, उसने उसको कहा, उसने उसको कहा, ठीक है, बिल्कुल लाहौर तक हमने बात पहुंचा दी है कि काम वहां पे हो रहा है। वहां पे अगर कोई मसला आया और दरमियान में सारे के सारे तैयारखोर बैठे हुए हैं, किसी ने भी कोई काम नहीं किया, हैंडल नहीं किया एक्सेप्शन को, ठीक है, तो एक्सेप्शन पहुंचेगी मेरे तक, और अगर मैंने भी उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया तो फिर अब सॉफ्टवेयर के पास कोई रास्ता नहीं है, वो सिंपली क्रैश होगा और ये बात यूजर को बताएगा, ठीक है, कि भाई मेरी बात और तो कोई नहीं सुन रहा, आप आखिर में यूजर हो, आखिर कोई इंसान मुझे चाहिए था, आप मुझे मिले हो, ये पकड़ो। और यूजर बेचारे को कुछ समझ नहीं आएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन सॉफ्टवेयर ने अपना काम पूरा कर दिया, इंसान तक उसने एरर पहुंचा दी, ठीक है जी। तो इस चीज को कहते हैं एक्सेप्शंस को बबल करना। यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सेप्शन रेज हुई यहाँ पे, ठीक है, तो पानी के नीचे अगर कोई बबल होता है, बिल्ड होता है, तो वो ऊपर की तरफ आता है, ठीक है, तो ये बबल जाएगा ऊपर की तरफ, तो इसको कहते हैं एक्सेप्शन का बबल होना। तो ये जाती है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये जो पूरा ये स्टैक ट्रेस जो हमने बनाया हुआ है ये पूरा ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, ठीक है, तो एक्सेप्शन बबल करके ऊपर जाती है, दरमियान में किसी जगह पे अगर हैंडल कर ली गई तो गुड, अगर कहीं पे भी हैंडल नहीं की गई तो जब ये बिल्कुल आखिर में ऊपर तक पहुंची है तो उसके बाद सॉफ्टवेयर क्रैश होता है फिर, ठीक है जी, समझिए बात की। तो देखें यहां पे एक्सेप्शन आई डिव के अंदर, इसने हैंडल नहीं किया, फिर एक्सेप्शन आई इस डिव के अंदर, इसने हैंडल नहीं किया, सॉरी इस कैलकुलेटर के अंदर, इसने हैंडल नहीं किया, फिर हमारे पास आई, अब हमारे पास कम से कम ये कंट्रोल मौजूद है कि हम यहां पे इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। हम दरमियान में क्यों हैंडल नहीं कर रहे, क्योंकि डिव बेचारे को नहीं पता कि मैं इसके साथ क्या करूं, डिव ने तो कहा भाई मुझे 2 नंबर दो, आपने मुझे नंबर दे दिया 1 0, मैं 0 पे डिवाइड नहीं कर सकता, तो डिव को ये पता ही नहीं है कि मैं क्या करूं, ऐसे कैलकुलेटर को भी नहीं पता, हमें पता है, हमने कैलकुलेटर को कॉल भिजवाई है, तो अब हमें पता है कि भाई अगर तो हम कंसोल के ऊपर ये कैलकुलेटर लिख रहे हैं तो हम कंसोल के ऊपर मैसेज दे देंगे कि भाई डिवाइड बाय 0 ना करें, मेहरबानी होगी आपकी। अगर हमने जीयूआई बनाई हुई है तो हम जीयूआई के अंदर पॉपअप दिखा देंगे कि भाई डिवाइड बाय 0 ना करें प्लीज, ठीक है। अगर हम वेब के ऊपर हैं तो वेब जहां से रिक्वेस्ट आई थी ब्राउजर में, तो ब्राउजर को वापस भिजवा देंगे कि आप डिवाइड बाय 0 ना करें। तो हमारे पास ये कंट्रोल मौजूद है कि भाई इसके साथ अब करना क्या है, न कैलकुलेटर को पता है न डिव को पता है। तो एक्सेप्शन वहां हैंडल की जाती है जहां पे जिस पॉइंट पे कोड राइटर को पता हो कि ऐसा एरर आ जाए तो अब करना क्या है, इलाज क्या है इसका, समझ आ रही है। डिव के पास इलाज नहीं है, डिव कुछ नहीं कर सकता इस बारे में, कैलकुलेटर कुछ नहीं कर सकता इस बारे में, हम कर सकते हैं क्योंकि हम यूजर को एरर बता सकते हैं, हम यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन यूजर के साथ करने वाला कोड हम लिख रहे हैं। ये बात समझ आइए जी, ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये अभी सिर्फ मैंने आपको बुनियादी सी बात बता दी है कि लोग वो वाला बंदा एरर एक्सेप्शन को हैंडल करेगा जो कि उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो आप लोगों का कोर्स आता है, मेरा ख्याल है 6ठे 7वें सेमेस्टर में आता है, वहां पे तफसील से हम इसके ऊपर बात करते हैं, जिनको पता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, कि एक्सेप्शन हैंडल करना कहां पे चाहिए। दिस इज अ वेरी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कि आपको पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन कहां हैंडल करनी है। अगर आपने गलत जगह पे एक्सेप्शन हैंडल कर ली तो यूजर को पता ही नहीं चलेगा, उसका सारा प्रोग्राम गलत काम कर रहा होगा, ठीक है। अगर आपने लेट से कैलकुलेटर के अंदर एक्सेप्शन हैंडल कर दी और कहा अगर मुझे डिवाइड बाय 0 मिल जाए तो मैं इसको बस डिवाइड बाय 1 कर दूंगा, ठीक है, तो यूजर को गलत जवाब मिलेंगे। फिर आपकी ये पोजीशन नहीं है कि आप डिसीजन लो, डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी आपके पास कैलकुलेटर के अंदर बैठ के नहीं है। बात समझ आ रही थी, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इतना काम करना चाह रहे हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है कि एक्सेप्शन जो है वो रेज होती है, फिर वो बबल होती है, कॉलर 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 कॉलर, जो जो कॉलर होते हैं उनके पीछे पीछे जाती है वो, ठीक है। अगर बिल्कुल आखिर तक भी एक्सेप्शन कहीं पे भी हैंडल नहीं हुई तो इसका मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर को क्रैश करेगी फिर, ठीक है जी। और हम इस जगह पे उस जगह पे एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते हैं जहां पे डिसीजन मेकिंग पावर हो। इस चीज को खैर अगर नहीं भी समझ आती तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जहन में इसको जरूर थोड़े से रखें, ठीक है जी। अब हमारे पास ये जगह है प्रिंट कैलकुलेटर जहां पे हम डिसीजन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बंद करेंगे ट्राई कैच के अंदर, ठीक है। हम ये डिवीजन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और एक्सेप्ट 0 डिवीजन करेंगे तो ये वाला आउटपुट हमें कंसोल के ऊपर आ जाएगा कि भाई यूजर को बता देंगे कि भाई डिवाइड बाय 0 करने की कोशिश ना करें, ऐसा मैं नहीं कर सकता, ठीक है जी, समझिए बात की। इसको जब हम रन करते हैं तो देखें वो एक्सेप्शन नहीं आई, कम से कम यूजर को कोई मीनिंगफुल एरर मैसेज मिल गया, ठीक है जी। हमारे लिए मीनिंगफुल जो है वो ये ज्यादा है, ये हमारे लिए ज्यादा मीनिंगफुल है, हम इससे मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यूजर के लिए, एक एंड यूजर के लिए दिस इज जिब्रिश, उसको कुछ समझ नहीं आती कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इवन जो बात सेंस बना रही है फ्लोट डिवीजन बाय 0 वो भी उसको समझ नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि वो पूरी चीज देखेगा, वो कहेगा ये क्या हो रहा है, फोन उठा के डायरेक्ट वो IT वालों को कॉल करेगा कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं कुछ कह रहा है कंप्यूटर, वो कहेगा क्या कह रहा है, पता नहीं कुछ कह रहा है, तो IT वाला कहेगा कंप्यूटर रिस्टार्ट कर लो, लेकिन बहरहाल उसको समझ नहीं आएगी, ठीक है जी। हमारे लिए ये चीज ज्यादा थी अच्छी, और ये वाली चीज जो है यूजर के लिए ज्यादा मीनिंगफुल है, ठीक है जी। तो मीनिंगफुल एरर मैसेज हम यहाँ पे दे देते हैं। अब आपके पास जो हमने एक्सेप्शन रेज की, अभी तक एक एक्सेप्शन हमने रेज की, कौन सी, 0 डिवीजन एरर वाली, ठीक है जी। क्या है इसका नाम, 0 डिवीजन एरर, ठीक है जी। अच्छा,
अब आपके पास एक्सेप्शन जो बनती है, मैं आपको बड़ी देर से लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ना कि एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन की बहुत सारी किस्में हो सकती हैं। तो अब आपके पास ये एक हायरार्की बनती है कि एक्सेप्शन होती है, ठीक है। फिर आपके पास कौन सा एरर है, सुबह एक बंदे ने वो किया जनरेटर एग्जिट, ठीक है। एक वो है, वैसे ही नाम बता रहा हूँ, इन नामों को याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हायरार्की किस तरह बनती है। आपके पास एक्सेप्शन है, फिर आपके पास जनरेटर एग्जिट है, फिर आपके पास स्टैंडर्ड एरर है। स्टैंडर्ड एरर की फिर बहुत सारी किस्में हैं, जिसके अंदर जाके आपके पास आ जाती है ये जो जीरो डिवीजन एरर, ये भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। आपके पास बहुत सारी एक हायरार्की सी बनती है। हायरार्की का क्या मतलब है कि एक मेन चीज है जिसको हम कहते हैं ये एक्सेप्शन है भाई, हर चीज एक्सेप्शन होती है, ठीक है। फिर एक्सेप्शन की ये किस्में हैं, इस किस्म की ये आगे किस्में हैं, इस किस्म की ये आगे किस्में हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो ट्री आपके पास बन जाता है इसको कहते हैं हायरार्की। हम लोगों ने पहले भी देखा था फाइल सिस्टम्स में कि हायरार्की बनती है, रूट और उसके नीचे बचे और उसके नीचे बचे, ठीक है। तो ये पूरा ट्री जो बनता है इसको कहते हैं हायरार्की। तो हायरार्की में आपके पास जो सबसे बड़ी चीज होती है, जो सबसे मेन चीज होती है, उसको हम कहते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। समझ आ रही बात की। और एक्सेप्शन की आगे किस्में होती हैं, 2-3 किस्में हमने देखी हैं, अभी आगे और देखते हैं, ठीक है जी, समझ आइए। और इससे हमें फायदा क्या होता है ये भी देखेंगे। अब देखें, हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाया, हमने कहा प्रिंट div by 4 is, और इस चीज को हमने डिवाइड करने की कोशिश की, ठीक है। फिर हमने कहा v, इसके अंदर आपके पास कौन सा एक्सेप्शन आ सकती थी, जीरो डिवीजन एरर। अगर यहाँ पे 2 की जगह पे मैंने 0 लिखा होता तो, ठीक है जी, आ सकती थी। तो जीरो डिवीजन एरर हमने एंटीसिपेट किया कि आ सकता है, हमने उसके लिए एक एक्सेप्ट का क्लॉज लगाया और वहां पे हमने उसको हैंडल कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन दरमियान में एक और एरर आ गया, ये v वापस आ गया दोबारा, ठीक है। ये कौन सा एरर थ्रो करता है, नेम एरर। नेम एरर को हमने हैंडल नहीं किया हुआ है, समझ आ रही बात की, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो एरर कौन सा आया, नेम एरर। और नेम एरर को हैंडल करने के लिए यहां पे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ये बात समझ आइए कि आया क्यों। हमने तो भाई ट्राई कैच ब्लॉक लगाया हुआ है, ये आया क्यों। ट्राई कैच ब्लॉक हमने लगाया है, लेकिन हमने कहा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जीरो डिवीजन एरर। नेम एरर मेरे जहन में नहीं था कि नेम एरर भी आ सकता है, ठीक है। लेट्स से मैंने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि कनेक्टिविटी के दरमियान में कोई मसला हो, लेकिन डेटाबेस से अगर कोई गलत डाटा मुझे आ रहा है तो उसको हैंडल करना मेरे जहन में था ही नहीं, समझ आ रही बात की। सीएसवी में मैंने ये हैंडल कर लिया कि फाइल अगर फाइंड न मिले आपको तो फिर क्या करें, लेकिन ये मेरे जहन में नहीं था कि सीएसवी फाइल के अंदर कंटेंट भी गलत हो सकता है, समझ आ रही बात की। तो जब आपके पास इस तरीके के कोई एरर्स आ जाएं जो कि आपने हैंडल नहीं किए हुए, तो वो वैसे ही वो होते हैं, बबल होते हैं ऊपर, जैसा कि पहले थे। ये ऐसा है जैसे आपने ट्राई कैच ब्लॉक सिरे से लिखा ही नहीं, समझ रही बात की। एक्सेप्शन आई, इसने हैंडल किया नहीं किया जी, भाई ट्राई कैच तो लगा हुआ है, इस ट्राई कैच लगा हुआ है, लेकिन इस एक्सेप्शन के लिए, नेम एरर के लिए नहीं लगा हुआ, ठीक है, वो जीरो डिवीजन एरर के लिए लगा हुआ है। तो ये होगी, इसके कॉलर को जाएगी, अगर उसने हैंडल कर लिया तो ठीक, वरना उसके कॉलर को जाएगी और इस तरह बबल होती रहेगी ऊपर, ठीक है, समझ आ रही बात की। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है कि हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे जीरो डिवीजन एरर और फिर हम कहेंगे एक्सेप्ट नेम एरर। अगर जीरो डिवीजन एरर आ जाए तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो, अगर नेम एरर आ जाए तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। ये आपके पास कोड एग्जीक्यूट होगा, सही है। अगर इस पूरे ब्लॉक के अंदर कहीं पे जीरो डिवीजन एरर आ गया तो हम आएंगे इस एक्सेप्ट क्लॉज के अंदर। अगर इसी पूरे ब्लॉक के अंदर कहीं पे नेम एरर आ गया तो हम आएंगे इस एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर, समझ आ रही बात की जी। जी सवाल है नहीं जी, बिल्कुल वी को स्किप कर देगा। अगर जीरो डिवीजन एरर आएगा तो फिर यहां तक तो हम पहुंचेंगे ही नहीं, ठीक है, उससे नीचे लाइन तो खत्म, वो तो पुरानी बात है कि बाकी का ट्राई ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो हम सीधा बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर जीरो डिवीजन एरर कहीं पे भी नहीं आया तो फिर हम इस नेम एरर तक पहुंच जाएंगे, और जब यहां तक पहुंचेंगे तो नेम एरर फिर कॉज होगा। और पिछली स्लाइड पे इस जगह पे इसको कोई हैंडल करने वाला था नहीं, अब इसको हैंडल करने वाला मौजूद है, ठीक है जी, समझ आ रही बात की। इसको रन करते हैं तो देखें दैट्स अ बैड नेम, ये वाला आउटपुट हमारे पास आया क्योंकि ये कैलकुलेटर ने सही काम किया। फिर हम वी पे आए, नेम एरर आया तो हम इस जगह पे आ गए। जबकि अगर आप यहाँ पे इसको जीरो करें तो अब कौन सा एरर आएगा, जीरो डिवीजन एरर। तो अब आपको ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यू ट्राई समथिंग, इफ देयर इज एन एक्सेप्शन यू चेक वेदर यू हैव हैंडल्ड इट इन वन ऑफ द एक्सेप्ट क्लॉजेस। अगर है तो उस एक्सेप्ट क्लॉज की बॉडी को एग्जीक्यूट कर देते हैं और फिर बाहर, ठीक है। अगर जीरो डिवीजन एरर है तो नेम एरर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर नेम एरर है तो जीरो डिवीजन वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपस में अलग अलग रहेंगी, ठीक है। इसके अंदर कुछ सेमेंटिक्स हैं जिसके अंदर वो खिचड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन ये ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है, ठीक है जी, समझ आ रही बात की। अच्छा अब एक यहां पे हमने क्या किया कि हमने इसको कहा कि भाई जीरो डिवीजन एरर को अलग हैंडल करो और नेम एरर को अलग हैंडल करो। लेकिन कभी कभी आपके पास इस तरह होता है कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म के एक्सेप्शन आ सकती हैं। हायरार्की को देखें जरा, वो हायरार्की याद है हमने बनाई थी।
तो एक आपके पास यहां पे है एरर, और एक एरर यहां पे है, और एक एरर यहां पे, और आप तीनों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आप ये कहें कि भाई ये एरर, ये एरर, ये एरर, कोई सा भी एरर आए, ठीक है। अगर आप ऐसी पोजीशन में कि अब आप एरर्स को हैंडल करने की पोजीशन में नहीं, आप उनको नहीं हैंडल कर सकते, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो बिल्कुल ऊपर वाली हायरार्की के अंदर चीज है, ठीक है, आप कहेंगे कि इसको हैंडल करो, ठीक है। किस चीज को हैंडल करना है? एक्सेप्शन को हैंडल करना है। तो जो नेम एरर है वो भी एक किस्म की एक्सेप्शन ही है ना। तो अगर नेम एरर आएगा तो एक्सेप्शन में हैंडल हो जाएगा, अगर आईओ एरर आएगा तो वो भी एक्सेप्शन में हैंडल हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक किस्म की एक्सेप्शन ही है। जैसे हम कहते हैं ना कि दिस इज एन एनिमल, ठीक है, ये एनिमल है। एनिमल की बहुत सारी किस्में हैं, मैमल्स, रेप्टाइल्स, फलाना फलाना, और फिर हम कहते हैं कि यहां पे जाके डॉल्फिन है। तो अगर मैं आपको कहूं कि भाई ये जानवर है और वहां पे डॉल्फिन हो, तो बात ठीक है, डॉल्फिन जानवर ही है ना, ठीक है, एक किस्म का जानवर ही है ना, जानवर के अंदर मैमल्स और मैमल्स के अंदर डॉल्फिन, ठीक है जी। तो डॉल्फिन को अगर मैं कहूं कि ये एनिमल है तो ठीक बात कर रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा, ठीक है। अगर कोई खरगोश हो और मैं उसको कहूं कि ये जानवर है, तो सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, ठीक है। हालांकि वो तो मैमल है, ठीक है, मैमल है, लेकिन मैमल भी तो एक जानवर ही है, ठीक है। तो ये जो हायरार्की है, इसमें उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं सुनिए, कि अगर आप कोई ऊपर वाली चीज उठाते हैं तो उस लफ्ज का इतलाक इस नीचे वाले लफ्ज के ऊपर करना सही है, ठीक है। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, आप ये कह सकते हैं कि दिस इज एन एनिमल, ऑल्दो इसका अपनी स्पेसिफिक वो भी है, ठीक है, इसका अपना स्पेसिफिक एक नाम भी है, खरगोश, लेकिन ये मैमल भी, अगर आप इसको मैमल कहेंगे तो ठीक है। इसी तरीके से अगर आप उसको और क्या एनिमल, ठीक है, या लिविंग थिंग कहें तो भी ठीक है, सही है। अगर आप उसको कहें कि दिस इज मास, तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा हायरार्की बहुत ऊपर तक जाती है, समझ आ रही बात की। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि हैंडल करो एक्सेप्शन को। तो अब ये जो चीज आई है ये नेम एरर है, लेकिन नेम एरर भी तो एक एक्सेप्शन ही है, तो वो हैंडल हो जाएगी यहां पे, समझ आ रही बात की। लेकिन मसला क्या हुआ कि नेम एरर में आपको पता था कि भाई नेम एरर आया है, जबकि यहां पे आपको ऐसा ये पता है कि कोई एरर आया है। अब चूंकि आपने उसको कह दिया कि ये एनिमल है, तो आपको ये नहीं पता कि इसकी 4 टांगे हैं कि 2 टांगे हैं, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि इसके पर हैं कि नहीं है। आपने कहा कि भाई मैंने वहां पे एक जानवर देखा, अब आपके जहन में कोई और जानवर शायद आया हो, ठीक है, कौन सा जानवर आया जहन में? मैंने वहां पे बाहर एक जानवर देखा, कौन सा है? बिल्ली, ठीक है। किसी के जहन में घोड़ा आएगा, ठीक है, किसी के जहन में अपना कोई दोस्त आएगा, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही, समझ आई बात की। तो यहां पे अब मसला क्या है कि अगर आप एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं तो आपने सारी एक्सेप्शंस हैंडल कर ली, जो मसला भी आएगा वेरी गुड, हमने सब हैंडल कर लिया, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम क्या करें, ठीक है। देयरफॉर यू शुड नेवर डू दिस, ठीक है, अनलेस कि आपके पास बहुत अच्छी वजह हो कि आप कह रहे हैं कि जो एरर भी आता है तो उसके जवाब में ये करो, ठीक है। तो देखिए, जो एरर भी आता है कि जवाब में आखिर आप क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं क्या एरर आया है। ये वो बात है जो कि आप लोग आमतौर पर हमें आगे करते हैं कि भाई एरर आ गया है, क्या एरर आ गया पता नहीं। तो ये कंप्यूटर साइंस का काउंटर पार्ट है उस बात का जो कि आप लोग आसान जबान में करते हैं, एरर आ गया, क्या एरर है पता नहीं, ठीक है। तो दिस इज नॉट गुड। ये इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि आमतौर पे एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाते हुए ये चीज हम बताते हैं, ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट गुड, ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको इस एक्सेप्शन के ब्लॉक में अब पता ही नहीं है कि क्या एरर आया। अगर 0 डिवीजन एरर आएगा तो भी यही जगह पे आप पहुंचेंगे, अगर नेम एरर आएगा तो भी यहां पहुंचेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला है तो भी यहां पे पहुंचेंगे। जो भी मुसीबत है आपको आगे कंप्यूटर क्या कहेगा, जी कोई मसला आ गया है, क्या मसला आ गया पता नहीं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको क्या पता क्या मसला है, समझ आ रही बात की। तो ये तरीका, आप कुछ केसेस हैं, बहुत थोड़े केसेस जिसके अंदर आप ये काम करते हैं, लेकिन आमतौर पे ये नहीं करते। आप कौन सी चीज हैंडल करेंगे, कोई स्पेसिफिक जो आप एंटिसिपेट करेंगे, पहले से सोचेंगे कि इसके अंदर ये वाला एरर आ सकता है और उसको हैंडल करेंगे ताकि यू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, समझ आ रही बात की। तो यहाँ पे ये जो हमने हायरार्की के टॉपिक के अंदर ये यहाँ पे जो हमने चीजें देखी हैं, 2-3 चीजें देखी हैं। नंबर 1, आपके पास हायरार्की एक चीज होती है, फिर आपके पास एक्सेप्शंस की हायरार्की होती है, और नंबर 3, अगर आप हायरार्की के अंदर कोई ऊपर वाली चीज जो है एक्सेप्ट क्लॉज के आगे लिख लें तो उसके जितने चिल्ड्रन होते हैं, उसकी जितनी अकसाम होती हैं, सारी की सारी इसके अंदर हैंडल होंगी, समझ आ गई बात की, ठीक है। अब याद क्लियर है जी, मसला तो नहीं है। एक फाइनल टॉपिक थोड़ा सा हम करते हैं कि अगर हम कोई कोड लिखते हैं और उसके अंदर कोई मसला आता है तो उसको हम अपने कॉलर को एक्सेप्शन रेज करके बताएंगे किस तरह, ठीक है। इसको देखें जरा, एग्जांपल देखें, इंशाल्लाह समझ आएगा। आप लोगों को ये याद होगा, हम लोगों ने स्क्वायर रूट का एक फंक्शन बनाया था जिसके अंदर हमने क्या कहा था कि अगर x लेस देन 0 हमें भेज दिया जाए तो हम रिटर्न करें नन, ठीक है, कि इसका स्क्वायर रूट कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बात तो सही नहीं है ना, नन इज अ वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू है नन,
और स्क्वायर रूट ऑफ -36 इज नॉट नन। समझ आ रही बात की? उस वक्त बात थोड़ी सी मैंने गलत की थी, नन नहीं है। हम यहां पे कहना ये चाह रहे हैं कि भाई आपने कोई गलत बात की है। समझ आ रही बात की? आपने कोई गलत बात की है, तो हम अपने कॉलर को एक एक्सेप्शन रेज करके बताएंगे कि भाई आपने कोई गलत बात की है, ये एक एरर है, मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूं जिसके साथ मुझे कुछ पता नहीं कि मैं क्या करूं। समझ आ रही है? तो नन हमारे पास एक हैक था, एक गलत तरीका था, जो कि हमने फिलहाल उस वक्त चूंकि हमारे पास एक्सेप्शंस नहीं थी तो हमने नन लगाया था। लेकिन जब आप कोई फंक्शन लिख रहे हैं और उसके अंदर आपको कोई ऐसी बात की जाती है या कोई ऐसा एरर आता है जो कि आप हैंडल नहीं कर सकते, तो आप पिछले वाले को कैसे बताते हैं? आप नन वगैरह और -2 और इस तरह की वैल्यूज भेज के नहीं बताते, आप एक एक्सेप्शन रेज करते हैं। और उसका तरीका क्या है? आप इसको कहेंगे, मैं अगर इसको कहता हूं कि प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ -2, तो क्या प्रिंट करता है? नन। तो -2 का स्क्वायर रूट नन तो नहीं है ना। अगर कोई बंदा इसको इस्तेमाल कर रहा था कहीं पे, तो वो नन के साथ कुछ करने की कोशिश करेगा, विच विल नॉट मेक एनी सेंस। उसको एरर क्या मिलेगा कि मैं नन को -5 के साथ ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, हालांकि मसला क्या है कि उसने स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश की है -2 की। समझ आ रही? तो हम क्या करेंगे, यहां पे अपना कोड लिखेंगे। ये हमारी डॉक स्ट्रिंग है, जो कि किसी को नहीं पता था कि क्या होती है, लेकिन बहरहाल ये हमारी डॉक स्ट्रिंग है। तो इफ x इज लेस देन 0, तो आप क्या करेंगे? रेज करेंगे। किस किस्म की एक्सेप्शन रेज करेंगे? वैल्यू एरर। और उसका एरर मैसेज क्या होगा? कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इसको देखें, इसको हम डिफाइन करते हैं, फिर देखें कि ये चीजें कहां जाती हैं। रेज का मतलब है कि एक्सेप्शन पहले तो आप हैंडल कर रहे थे ना, अब आप मसला बना रहे हैं। ठीक है, मसला तो आ गया है, आप बना नहीं रहे, लेकिन अब आप अगले को मसला ये बता रहे हैं कि भाई ये मसला आ गया है। ठीक है, क्या मसला है? वैल्यू एरर है, वैल्यू गलत भेजी आपने मुझे। ठीक है, और कोई बात नहीं है, टाइप आपने सही भेजी है, वैल्यू गलत भेजी है, और ये आगे उसका मैसेज है। ठीक है, इसको जब हम कर लेते हैं और अब हम कॉल करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -2, तो ये क्या करता है? देखें, वो वैल्यू एरर जो हमने वहां से रेज किया था और जो एरर मैसेज हमने दिया था वो यहां पे हमें बता रहा है। तो रेज वैल्यू एरर, ये इस एरर मैसेज के साथ, तो यहां पे इस तरीके से। तो आप लोगों को जितनी एक्सेप्शंस आ रही हैं वो कहीं ना कहीं पाइथन के कोड के अंदर लोगों ने रेज की कॉल्स लगाई हुई है कि यहां पे जब ये एरर आता है, डिवीजन बाय 0 इंटरप्रेटर करने की कोशिश ही नहीं करता। अगर आखिर में जो डिवीजन का ऑपरेटर जहां पे लिखा हुआ है पाइथन में, जब वहां पे आप उसको 0 मिलता है, वो फौरन आपको वहां से एरर मैसेज भिजवाता है। अगर कंप्यूटर तक पहुंच गया 0, तो फिर हालात खराब होंगे। कंप्यूटर से मुराद है अगर डिवीजन बाय 0 एक्चुअल करने तक सीपीयू को पहुंचा दिया, फिर मसाइल होंगे। आपको इंटरप्रेटर पहले से रेज करके बता देता है कि ये मैं काम नहीं कर सकता। जैसे आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की कोशिश ही नहीं की, आपको पता चला -2 आपने करने के ये काम नहीं हो सकता। समझिए बात की? अब हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे यहां पे ट्राई। ठीक है, सॉरी, एक्सेप्ट वैल्यू एरर। ठीक है, और हम इसको कहेंगे प्रिंट ट्राई टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। ठीक है जी, हम इसको, अब हम एज अ कॉलर, एक स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट ने इसको हैंडल नहीं किया, उसको नहीं पता मैं क्या करूं -2 के स्क्वायर रूट के साथ। उसने हमें एक्सेप्शन रेज की और हमने उसको हैंडल करके यूजर को क्या बता दिया कि भाई -2 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, यू शुड फाइंड अनदर लाइब्रेरी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ काम करती है और वो उसको हैंडल करे। ठीक है जी, समझ आ गई बात कीजिए? तो 2-3 चीजें हमने देखी। नंबर 1, जो एक्सेप्शंस ऑलरेडी रेज हो रही हैं उनको हैंडल किस तरह करना है, और हमारे अपने फंक्शंस के अंदर जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसको कि हम हैंडल नहीं कर सकते, तो हमने अगले को किस तरह बताना है। ठीक है, तो आप अगर एक जगह से 50 फंक्शन कॉल्स के बाद भी किसी जगह पे कर रहे हैं और वहां पे कोई एरर आता है, तो वहां से आप डायरेक्ट यहां पे कम्युनिकेट सिंपली किस तरीके से कर सकते हैं, एक्सेप्शन रेज करें, दरमियान में किसी ने भी हैंडल नहीं की तो यहां तक बात खुद पहुंचेगी, बजाय इसके कि आप वहां पे एक इफ लगाएं और यहां पे एक इफ लगाएं और यहां पे एक इफ लगाएं और एक खिचड़ी बना दें पूरे कोड से। ठीक है, तो आप वहां पे एक्सेप्शन रेज करके उसको बताएंगे, नन भेजेंगे तो यहां तक नन पहुंचने में बड़ी क्वारी करनी पड़ेगी। एक्सेप्शन गेट्स हियर फॉर फ्री। ठीक है जी, समझ आ रही बात की? अच्छा, आप लोगों की रीडिंग असाइनमेंट है, इसको जरूर देखें। ऑफिशियल जो पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है एक्सेप्शंस के ऊपर, स्पेलिंग्स गलत है एक्सेप्शंस के, एक्सेप्शंस, इसको जरूर देखें। ठीक है, या जो भी पाइथन का वर्जन आप इसके बाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर एक्सेप्शंस की डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखें, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये कितनी है। फिर उसके बाद आप जो पाइथन का कोड खोल के देखेंगे और लोगों के, ठीक है, आपको रिपीटली नजर आएगा कि हर दूसरी तीसरी जगह पे ट्राई कैच लगा होगा। तो इट्स अ वेरी कॉमन सिंटेक्स। ठीक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये तकरीबन हर मॉडर्न लैंग्वेज में। ठीक है, अगेन सी में इसलिए नहीं कराते, सी का तरीकाकार इन्हीं मसलों को सी और तरीकों से हैंडल करती है। अगर डिवीजन बाय 0 करने की आप कोशिश करें तो वो कुछ और करता है। ठीक है, लेकिन वो तरीका आजकल बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, अनलेस कि आप सिस्टम्स प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वहां पे इसके फवायद हैं अपने। ठीक है, समझ आ रही बात की? कोई सवाल हो तो पूछेंगे।